Okay, so we're live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहसिन आसिफ है और मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा वेबिनार है, इसका मकसद है कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही। बर्ड्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हम आम लोगों को आम जुबान में क्या क्या है। सॉरी, आई थिंक मेरी वीडियो ऑफ हो गई है। तो ऑलराइट, सो बेसिकली जो हम आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर जेड.बी. मिर्ज़ा। प्रोफेसर जेड.बी. मिर्ज़ा जो हैं वो 27 से ज़ायद किताबों के ऑथर हैं। इसके अलावा उन्होंने 60 रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और वो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एक सीनियर मेंबर होने के साथ साथ उसकी साइंटिफिक कमेटी के चेयर भी हैं। इसके अलावा जो प्रोफेसर जेड.बी. मिर्ज़ा हैं, अगर उनको पाकिस्तान के सबसे एक्सपीरियंस्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, कंजर्वेशनलिस्ट और बर्ड आर्टिस्ट, इकोलॉजिस्ट से कुछ कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 37 ईयर्स और वो बहुत ऐसे से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके पास जो नॉलेज है, वी कैन रियली नॉट वेट टू लर्न मोर अबाउट बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम हिम। तो मैं मज़ीद इसको डिले किए बगैर मैं प्रोफेसर साहब को कहूँ, आप शुरू करिए अपने स्लाइड्स के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तस्वीर ठीक नजर आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। अच्छा, आ, आ, ये मेरा जो लेक्चर है ये कोई साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये कॉमन मैन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है जो परिंदों के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और कुछ ना कुछ मालूमात उनको भी होंगी और कुछ ना कुछ शायद मेरी इस लेक्चर से उनको मिल जाएंगी। ये जो परिंदा नजर आ रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये मुर्गे से बहुत बड़ा होता है, ये ऊंचा सा परिंदा है और ये ज्यादातर राजस्थान के डेजर्ट में पाया जाता है, लेकिन मौसम बरसात में ये वहां से माइग्रेट करके कुछ न कुछ परिंदे जो हैं वो चोलिस्तान के सहरा में और शुमाल मशरकी थर के सहरा में आ जाते हैं और यहाँ पर ब्रीड करते हैं। तो ये वैसे मैंने, क्योंकि बड़ा रेयर है इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया। अब मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ बेसिक चीजों से। बुनियादी बातें हैं जो मैं बच्चे नहीं समझते। अब ये परिंदे की डेफिनेशन क्या है, परिंदा होता क्या है? परिंदा दो पैरों वाला, दो टांगों वाला, पैरों वाला जानवर परिंदा कहलाता है। ये और इसकी एडिशनल खूबी ये है कि उसका खून जो है उसका दर्जा हरारत एक ही रहता है जैसे हमारा रहता है मैमल्स का। मछली का नीचे चला जाता है मौसम अगर ठंडा हो, फ्रॉग्स का नीचे चला जाता है या ज्यादा हो जाता है, सांपों का ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है मौसम की वजह से। लेकिन हमारा जो मैमल्स है और बर्ड्स हैं इनका कांस्टेंट रहता है। अब हम कहते हैं दो दो टांगों वाला, पर वाला। पर का मतलब दो, अंग्रेजी में तो एक ये है जहां पर मैंने कर्सर लगाया, ये ये पर जो है ये इसको फैदर कहते हैं। यानी जो जानवर जिसके फैदर्स हो वो परिंदा है। विंग्स, विंग और फैदर में फर्क है। हाँ, उर्दू में हम इसको भी पर कहते हैं, इसको भी पर कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में विंग है ये और ये उड़ान के लिए इस्तेमाल होता है। विंग वाले जानवरों में बटरफ्लाई है लेकिन उसमें वो फैदर नहीं है, विंग है। बैट है ये भी उड़ता है लेकिन इसके फैदर्स नहीं है, इसके विंग्स है। और फिर दूसरी बात, ये परिंदा जो है शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं, इसके फेदर्स जो हैं, विंग्स जो हैं वो रूडिमेंट्री हो गए, छोटे हो गए, वो भागता है ये उड़ना नहीं चाहता, वजनी है और ये इसके तो ये परिंदे की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम आते हैं, परिंदा उड़ता है। ये जो उड़ान भरने के लिए जो जरूरत होती है दो तीन चीजों की बहुत जरूरी चीज है। एक तो उसका वजन कम हो,
तो परों में वजन नहीं होता, आपको पता है, ये बहुत कम होता है। और फिर ये जिस्म के अंदर ये जो सांस लेता है, उस सांस की नाली फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में आगे एयर सैक्स लगे होते हैं, और एयर सैक्स जो हैं ये इनमें हवा भर जाती है। इसी तरह से हवा की नालियां परों की हड्डियों में चली जाती हैं, तो हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा गई होती है, जिस्म अंदर से हल्का हो जाता है। इसका एक और फायदा परिंदे को ये है कि उसको उड़ान के लिए बड़ी एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी हासिल करने के लिए अपनी खुराक को ऑक्सीजन देनी होती है। वो फिर खुराक जो है वो एनर्जी में तब्दील होती है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वो खुराक में से एनर्जी निकाल सके और परिंदा परवाज जारी रख सकेगा। तो ये बातें हैं कि फ्लाइट अडेप्टेशन है इनकी उड़ने के लिए। अब एक और बात यह है कि आप देखते हैं कि परिंदा जो है वो आसमानों पे उड़ रहा होता है 2-3-4 किलोमीटर की बुलंदी पे, और जो परिंदे शिकारी परिंदे हैं, मसलन ये गोल्डन ईगल है, ये 3-4 किलोमीटर की बुलंदी से जमीन में झाड़ी की में छुपा हुआ खरगोश देख लेता है। हमारी बिनाई से ये 5 से लेके 8 गुना तेज इसकी बिनाई होती है, और ये इनकी अडेप्टेशन है कि उड़ रहे हैं, बुलंदियों पे भी हैं और नीचे जमीन पे भी इनको खुराक मिल रही है। इसी तरह से ये जो ग्रेन ईटर्स हैं, ये चिड़िया वगैरह हैं, ये भी इतनी तेज उड़ रही होती हैं, उनको पता चल जाता है कि इस खेत में दाना पड़ा हुआ है, वो दाना उनका चुगने के लिए नीचे आ जाती हैं। और फिर उनको ये देखिए, इस घरेलू चिड़िया की चोंच कितनी मोटी है ताकि वो सीड्स को क्रश कर सके। इसी तरह से फिंचेस ये भी सीड्स को क्रश करती हैं, मोटी चोंच है। इसकी शक्ल से मुख्तलिफ है, ये इनकी चोंच के इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर ये कबूतर है, ये दाना ये भी खेतों में से उठाता है दाना, लेकिन ये निगल के तो इसके जो क्रॉप होता है, गर्दन के नीचे थैली होती है, उसमें जाके लुआब इसका जो है, पानी जो होता है इसका मुंह का, उसके अंदर वो नरम होती है, और फिर आगे इसका जो पोटा होता है वहां पर ये फूड क्रश होके तो इस हजम होती है। तो जो अडेप्टेशन है, चिड़िया की चोंच ये भी परिंदा है, कबूतर की चोंच ये भी परिंदा है, वह ये वेरी क्यों करता है? इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी, यानी इसकी जरूरियात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसके औज़ा में तब्दीली कर दी, उसकी शक्ल डिफरेंट हो गई है, तो इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसमें इनके अमाल शामिल है और इनको फायदा। अब आपने देखा होगा कि पहले मैं इस परिंदे पे आ जाता हूँ, बी ईटर पे। इसकी चोंच पतली और लंबी है, और ये उड़ती हुई हनी बी को, शहद की मक्खी को पकड़ता है, और फिर इसको जहां बैठा होता है उस टहनी पर और तार पर इसको रगड़ता है, इसकी जो डंग है वो टूट जाता है, फिर वो निगल के खा जाता है। पतली लंबी चोंच उड़ते हुए इंसेक्ट को पकड़ने के लिए सूट करती है। अब ये जो है इनकी, ये जो बगले हैं नजर आ रहे हैं आपके, इनकी भी पतली और लंबी चोंच है, लेकिन डिफरेंट है, क्योंकि ये इनके साथ गाय भैंसों के साथ भागते क्यों हैं, फिरते हैं? इसलिए कि जब गाय भैंसें चरती हैं तो इनके खुरों से और इनके मुंह से और इनकी मूवमेंट से जो ग्रास हॉपर्स हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, जो घास को खा रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं, वो उड़ते हैं। जब वो उड़ते हैं तो इनको नजर आ जाते हैं, और जहां जाके बैठा है ये उसको पकड़ के खा जाता है। अब इसका फायदा गाय को क्या है? गाय को फायदा ये है कि उस जो चारा वो खा रही है चरागाह से, उसको तबाह करने वाले कीड़े मकोड़े ये कंट्रोल कर रहे हैं। इनको गाय का क्या फायदा है कि गाय के चलने फिरने से वो कीड़े नजर आ गए। तो गिव एंड टेक है जो इकोसिस्टम में, एक दूसरे का लेन देन चलता है। और फिर और क्या फायदा है कि जब कीड़े मकोड़े कंट्रोल होते हैं तो डैमेज कम होता है घास का। जब कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाए तो घास डैमेज हो जाता है, गाय भूखी रहेगी, दूध कम देगी, हमें दूध कम मिलेगा।
ये सारी बातें जो लिंक होती हैं, इसको इकोलॉजी कहते हैं। एक चीज दूसरी चीज के साथ लिंक्ड है किसी न किसी तरीके से, और परिंदों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में। अब मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए, ये भी कीड़े मकोड़े खाने वाले परिंदे हैं दोनों। इसमें ये परिंदा जो लेफ्ट साइड को है, ये फूलों में से शहद चूसता है, यानी नेक्टर चूसता है। और ये वो जो होते हैं ना पोलन, वो भी खाते हैं। और ये अपनी लंबी चोंच के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर नेक्टर है। और फूल को क्या फायदा हुआ, उसका शहद खा जाता है आके ये पिद्दी चिड़िया। ये उसको पॉलिनेट कर देती है, जो पोलन दूसरे फूल से लाया वो इसके अंदर चले जाते हैं। इसको पिद्दी चिड़िया कहते हैं। क्या पिद्दी का शोरबा है, छोटी सी होती है, चमकीली। आजकल आप बाहर निकले देखेंगे, रात की रानी की जो झाड़ी होती है उसके नीचे इसने नाशपाती की शक्ल का घोंसला बनाया होता है। और फिर इसके अलावा लीमू का जो पौधा होता है उसमें भी, और आपकी जो बंगले की या घर की जो बाड़ है उसमें भी बनाए होते हैं। तो ये इनकी एडेप्टेशन ये है। इसकी शक्ल इससे मुख्तलिफ है, खाते दोनों ही कीड़े हैं। ये जो हुप्पू लार्क है, हुदहुद लार्क इसको कहते हैं, ये सहरा का जानवर है। और इसकी भी चोंच पतली और रेत में से या पथरीली जमीन में से कीड़े चुगने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो वो इसकी शेप है, ये डाइवर्सिटी दे रही है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं हम। और अब जनाब ये हुदहुद आ गया। हुदहुद जो है इसकी बड़ी लंबी चोंच होती है। खाता ये भी कीड़े है। कौन से कीड़े खाता है? ये ग्राउंड में से अपनी चोंच मार के सुराख करके, इसकी चोंच की जो टिप है वो सेंसिटिव होती है, वहां से ग्रब्स जो होते हैं, जो बीटल के लार्वी होते हैं, जो पौधों की जड़ें खा रहे होते हैं, उनको निकाल के खाता है। अब दो फायदे ये दे गया, एक तो कीड़े खाए, दूसरा जो पौधों को डैमेज करते हैं, दूसरा इसने चोंच मार मार के जमीन में सुराख किए होते, जिसकी वजह से जमीन की पानी को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यानी गिव एंड टेक चल रहा है। इसको खुराक मिलती है, जमीन को फायदा हो जाता है, पौधों को फायदा हो जाता है कि वो उनको डैमेज करने वाले कीड़े मकोड़े कम हो गए। उसके बाद ये खुद वुड पैकर है। ये इसको बढ़ई परिंदा भी कहते हैं, लेकिन बच्चे वुड पैकर से ज्यादा अच्छी तरह से इसको पहचानते हैं। ये अपनी चोंचे मार मार के दरख्तों के तने में, और उनका जो छाल है, बार्क जिसको कहते हैं, उसमें छुपे हुए बोरर जो सुराख करके दरख्त के अंदर चले जाते हैं, उनको खाता है। अब भला पूछे, टक्करे मार मार के, इतनी टक्करे मारता है, आपने सुनी होगी इसकी कई दफा, टुक 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 पूरे जोर से मारता है। भाई इसके सर में दर्द क्यों नहीं होती? तो इसकी अडेप्टेशन ये है कि अपनी स्ट्रॉन्ग बिल जो है, इसकी चोंच है, जब वो मारता है उसका जो शॉक है वो ब्रेन को नहीं पहुंचता, इसलिए कि ब्रेन यानी दिमाग और चोंच के दरमियान स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। तो क्या बात है, अल्लाह ताला ने किस किस्म की इनको अडेप्टेशन दी है, सहूलियात दी हैं कि इनके सर में भी दर्द नहीं होती और कीड़ा भी निकाल लेते हैं। जो सुराख करते हैं, आप कहेंगे जी दरख्तों के तने में सुराख कर जाते, बाबा ये वो सुराख जो है वो कैविटी नेस्टिंग बर्ड्स, जो परिंदे घोंसले बनाते हैं सुराखों में, जैसे तोता होता है, ये वो जब ब्रीड करते हैं, जब उनके बच्चे निकल आते हैं, तो माँ बाप जो है वो जंगल में से या इलाके में से ठुंडियां पकड़ के लाते हैं और वो इनको खिलाते हैं। यानी जो फसलों को तबाह करने वाली सुंडियां हैं, उनको ये परिंदे उठा उठा के ला के अपने बच्चों को खिलाते हैं, ताकि उनको हाई प्रोटीन डाइट मिल जाए और वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो खूबियां देखने लगो तो बेशुमार हैं, उनको गिनने लगो ये एक दो लेक्चर्स में नहीं कवर होते। क्योंकि हमारे यहाँ जो परिंदा है वो 750 के करीब परिंदा है कि अनवा है, कि कौन सा बंदा है जो 750 परिंदे 6-7 घंटे में पढ़ आपको दिखा सकता है। इसको हमने सीरीज में करेंगे, एक के बाद दूसरा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो फिर इंशाल्लाह उससे अगला भी करेंगे। अब आते हैं जनाब
इन दो बगलों पर। वो जो कैटल इग्रेट थे उनसे ये डिफरेंट है। ये हैं वो भी, ये भी बगले, इनकी भी लंबी टांगे, इनकी भी चोंच लंबी है। ये दिन के वक्त जो जौहर होते हैं, जो पौंड होते हैं, जो छप्पड़ होते हैं, उनमें जो अ, पानी के अंदर कीड़े मकोड़े और छोटे साइज की मछलियां होती हैं, उनको पकड़ के खाते हैं ये दिन के वक्त। तो ये कौन है जनाब? ये रात को निकलने वाला बगला है, नाइट हेरॉन इसको कहते हैं। ये क्यों रात को आता है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कीचड़ में सारी दिहाड़ी छुपे रहते हैं, या वो नीचे बॉटम में जो कचरा गिरा होता है इसका, पौधों वगैरह का, उसमें उसको खा रहे होते हैं। तो ये फिर वो रात को निकलते एक्टिव होते हैं, तो ये अपना उनको खाते हैं। ये दिन का ड्यूटी दे रहा है, एक ही किस्म की ड्यूटी है, कीड़े मकोड़े और मछलियां छोटी खाने। ये रात को। अब कई लोग कहते हैं ये मछलियां खा जाता है, ये हमारा दुश्मन है। बाबा, अगर मछलियों का की मिकदार किसी पानी में बहुत ज्यादा हो, उसकी मछली की लंबाई ही नहीं बढ़ती, उसका साइज ही नहीं बड़ा होता। तो लिहाजा उसमें से अगर कुछ मछलियां कम हो जाएं तो बाकी मछलियों का साइज बड़ा हो जाता है, और बीमार मछलियां भी आसानी से उठा लेते हैं ये। तो इसका मतलब है कि जब हमें बड़ी बड़ी मछली बाजार से मिलती है तो थैंक यू बगला, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बाकी छोटी छोटी मछलियां खा ली हैं, बाकी जो बच गई हैं सेहतमंद मछलियां वो बड़े साइज की हो गई हैं और हम खा रहे हैं। तो इनके रोल हैं दोनों के। पानी छप्पड़ जो है वो उनको खुराक दे रहा है, और ये उसमें जो मखलूक है उसको सेलेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं कॉर्मोरेट के ऊपर। इसको जल कौवा भी कहते हैं, इसको पंजाबी में कौवी कहते हैं, या पंजाबी में कौड़ी कहते हैं, उर्दू में कौवी भी कहते हैं। जल जल कौवा है, ये कॉर्मोरेंट है। अब ये पानी में डाइव करके बाकायदा पर मार के पानी के अंदर उड़ता है। पानी के अंदर इसकी जो स्विमिंग है वो पर मार के भी होती है, पाँव मार के भी होती है। पाँव के अंदर वो खाल होती है उंगलियों के दरमियान, जिससे वो चप्पू का काम लेते हैं। तो ये मछली की डार के पीछे जब पहुंचता है तो मछली को जब पकड़ता है, तो मछली तो स्लिपरी होती है, आप अब मछली को पकड़ेंगे वो हाथ से छूट भी जाती है, स्लिपरी है। तो इसकी चोंच में अल्लाह ताला ने टिप के ऊपर हुक बना दिया है। इसकी चोंच की टिप जो है शार्प है। एक दफा मछली को चोंच पड़ गई वो छूट नहीं सकती, फिर वो साबुत मछली निगल जाते हैं। और ये मछली जो है ये अपने पोटे में हजम करते रहते हैं, और उसकी जब गोश्त वगैरह खत्म हो जाता है, उसकी चाने यानी स्केल्स और हड्डियां वो एक लुआब में लपेट के क्या करके बाहर निकाल देते हैं। और भी बातें इसकी बहुत सारी हैं, फिर बताएंगे कभी। अब ये भी पानी के परिंदे हैं। अब ये लमडीग जो है इनको फ्लेमिंगोज कहते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, गुलाबी होते हो जाते हैं। तो इनमें फर्क देखिए, इनकी चोंच मुड़ी हुई है, और क्यों मुड़ी हुई है? कीचड़ में जैसे हल चलता है ना, उस तरह से ये कीचड़ में चलाते हैं, और मुंह में कीचड़ वाला पानी भरते हैं, और मुंह को बंद करके ये जो लैमेली हैं, ये जो लंबी लंबी उंगलियां सी लगी हुई हैं इसकी चोंच में, इसमें से जो जगह हैं बीच में लैमेली के दरमियान, उंगलियों के दरमियान जो वक्फा होता है, फासला होता है छोटा सा, उसमें से कीचड़ वाला पानी निकल जाता है, और जो खुराक है वो इसके पेट में चली जाती है। क्या बात है, अल्लाह मियां ने कैसा किया, टांगे बड़ी लंबी है, ताकि फुट फुट पानी में, 2-2 फुट पानी में ये जाके अपनी खुराक हासिल कर ले। और ये पानी को क्या दे जाते हैं? ये मीठे दे जाते हैं, उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फाइड्स होते हैं, जो कि पौधों के लिए, इसकी जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उनके लिए फर्टिलिटी का काम देते हैं। तो जो निज़ाम है अल्लाह ताला का, नेचर का, वो लेन देन पर चलता है, और वो बैलेंस पर भी चलता है। ये बैलेंस जो वो क्रिएट होता है वो इकोसिस्टम खुद ही क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं मुर्गाबी के ऊपर। अब ये माइग्रेट करके आती हैं, और मैंने देखा चश्मा बराज में एक पौंड में, बहुत बड़ा पौंड था, उसमें 1 लाख से ज्यादा आबी परिंदे हमने दिन के वक्त पानी में देखे।
अब और ऊपर जो गल्स उड़ रही थी, अब वो, और टर्न्स भी उड़ रही थी, और कूट्स थी, बहुत सारे परिंदे थे। अब ये भाई क्या कर रहे हैं, ये सारी दिहाड़ी गुजार रहे हैं कि ताकि दिन जब ढल जाए, शाम का वक्त आए, तो हम पानी के किनारे जाकर कीचड़ में से वो कीचड़ को मुंह में डालें और फिल्टर फीडिंग करके ये लमेली लगे हुए इनसे बार बार कीचड़ को निकाल के खुराक हासिल कर लें। और अगर 1 लाख परिंदा एक पानी में सारी दिहाड़ी बैठा हुआ है, एक परिंदा कम से कम 5 बीठे भी दिहाड़ी के करे, तो 5 लाख बीठ पानी में जा रही है एक दिन में। तो वो इतनी न्यूट्रिएंट्स, फास्फेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स वगैरह जो जा रहे हैं, वो पानी की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, उसमें पौधे बेशुमार आ जाते हैं, उसमें जूओप्लैंक्टन आ जाते हैं, उसमें मैक्रो इन्वर्टिब्रेट कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, और उसके ऊपर मछलियां आ जाती हैं। मछलियां बाजार में बड़े साइज की हमें वहां से मिल जाती हैं, क्योंकि खुराक बहुत है। तो एक दूसरे पर इनका, और इनकी चोंच चौड़ी सी होती है। बतख की चोंच किसने नहीं देखी, सबने देखी है। और वो चपड़ चपड़ कीचड़ में से कुछ खा रहे होते हैं, तो कीचड़ निकलता जाता साइडों से। अब आते हैं जी हम, ये भी पानी का परिंदा है, ये भी कीचड़ में से ढूंढ के खुराक खाता है, लेकिन भाई टांगे इनकी भी लंबी है। एक की चोंच नीचे को खम कर रही है, एक की खमदार चोंच जो ऊपर को उठ रही है। ये क्या मामला है? ये कीचड़ में से प्रोब करते हैं। जैसे कीचड़ में आप अपनी उंगली डालें, तो उंगली की टिप से आपको कोई सख्त चीज हो कीचड़ में, वो पता चल जाती है। तो इसकी टिप जो है सेंसिटिव है, और नीचे को क्यों मुड़ी हुई है और ऊपर को क्यों मुड़ी हुई है? आपने कभी किसी सर्जन के यहाँ देखा होगा, उसकी कोई कैंची मुड़ी हुई होती है, कोई सीधी होती है, कोई किसी शक्ल की चिमटी होती है, कोई किसी शक्ल की। क्यों भाई? इसलिए सर्जन साहब को पता होता है कि इस कैंची को कैसे इस्तेमाल करके कौन सा खराब गोश्त निकालना है। तो यानी इस तरीका इस्तेमाल के लिए ये अडेप्टेशन है। इसका तरीका इस्तेमाल मुख्तलिफ है, इसका मुख्तलिफ, खाते एक जैसा ही है। इंटरेस्टिंग बात है, मड प्रोबिंग है। अब आते हैं जी परिंदों की मौसमी नकलो हरकत पर, माइग्रेशन पर। आप देखेंगे कि सर्दियों में मुर्गाबी का शिकार होता है, लाइसेंस मिलते हैं, जाते हैं हम शिकार खेलते हैं, मुर्गाबियां मार के लाते हैं। और फिर और भी परिंदे आ जाते हैं, फाख्ताएं आ जाती हैं, और बेशुमार परिंदे, रैप्टर्स वगैरह, ये सब आते हैं सर्दियों में। क्यों आते हैं भाई? गर्मियों में ये शुमाली जो इलाके हैं हमारी दुनिया के, साइबेरिया वगैरह, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये गर्मियों में जितना आप ऊपर जाएंगे, हायर अर्जबल्द के ऊपर जाएंगे, हायर लैटिट्यूड पर जाएंगे, उतना ही बड़ा दिन होता है। 24 घंटे का दिन तो पोलर सर्कल पे होता है, जहां बर्फ होती है सारा साल। लेकिन उससे नीचे जितने इलाके हैं, उनमें किसी का 24 घंटे का दिन होता है, किसी का 20 घंटे का दिन होता है, किसी का 22 घंटे का दिन होता है, किसी का 18 घंटे का दिन होता है। इतना तवील दिन में इन परिंदों को इतने घंटे खुराक हासिल करने में बड़ी मौज है। सारी दिहाड़ी करते हैं, और रात उतनी छोटी होती है। यानी इनके पेटों में, इनके जिस्म पर बहुत ज्यादा प्रोटीन जमा हो जाती है। ये अंडे बच्चे देते हैं, और उन बच्चों को भी खुराक ये लाने देने में, जवान करने में बड़ी इनकी आसानी हो जाती। जब आती हैं जनाब सर्दियां, तो बर्फ जम जाती है वहां पर, और जो कीड़े मकोड़े हैं वो नजर ही नहीं आते, वो मिट्टी में चले गए या मर गए। और जो बीज हैं वो सख्त हो जाते हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं। एक पानी जम गया, जमीन ठंडी हो गई, दूसरा खुराक नहीं है, अब क्या करें? वो कहते चलो जनूब की तरफ चलते हैं। वो फिर जनूब में आ जाते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, अफ्रीका में। ये है। जब सर्दियां आई, तो ये लेफ्ट साइड को जो तस्वीर है,
ये देखें, सौ बर्फबारी हो रही है और सारी जमीन बर्फ से ढक गई है। एक ठंड, एक बर्फ, दिन छोटे, रातें बड़ी, खुराक गायब। क्या करें भाई? वो कहते हैं चलो भी जुनूब की तरफ चलते हैं। गर्मियों में तो ये जगह बड़ी मजेदार थी, पानी बर्फ पिघली हुई थी, पानी मौजूद था, पौधे मौजूद थे, कीड़े मकोड़े मौजूद थे, खुराक बहुत थी, दिन बड़े थे। अब सर्दियों में सारा कुछ खत्म हो गया। अब वो नीचे जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो ये पाकिस्तान में देखिए, जो हमारे झीलें हैं, वहां तो पानी नहीं जमता। पाकिस्तान में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, इनको खुराक मिलती है यहाँ पर, वो सारी सर्दियां यहाँ गुजारते हैं। और फिर ये तगड़े हो जाते हैं और हम शिकार भी करते हैं इनका। और इनके जिस्म पर जब चर्बी जमा होती है और जब मार्च अप्रैल मई का महीना आता है, तो बस जुल्म की गर्मी पड़ती है। ये उफ उफ करते कि चलो भाई अपने वतन चलते हैं, शिकार वही जाते हैं शुमाल की तरफ। फिर ये हिमालय पहाड़ क्रॉस करके और ऊपर को जाके अपने इलाकों में पहुंच जाते हैं। मगरब की तरफ वो झील कैस्पियन है और मशरक की यूरोप है। वहां से 3,000 किलोमीटर, 4,000, 5,000, 6,000 किलोमीटर की दूरी से ये ऑटम में आ जाते हैं, यानी खदां के मौसम में, और बहार के मौसम में चले जाते हैं। क्या कमाल है, क्या अडेप्टेशन है। एक मुसीबत से बचने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है इनको। अब ये देखिए, ये परिंदे जो हैं, इनमें ये लंग लेक सुनी होगी सिंध में, वहां की तस्वीर है। इतनी मुर्गाबी वहां पर होती है, खुराक मिल रही होती है। और फिर उनमें ये जो परिंदा दिखाया है सोशेबल लैपिंग, ये टिटीरी का रिश्तेदार है, दूसरी जो हमारी होती है। तो और भी लैपिंग होती हैं। अगर मुर्गाबी का शिकारी शिकार में मुर्गाबी ज्यादा ना मार सके या खाली हाथ आ रहा, तो ये इन पर फायर कर देता है। जब इसको पका के खाता, वो कहता वाह भी वाह, इसका तो गोश्त बहुत मजेदार है, हम मुर्गाबी खाम खा खाते फिरते हैं, इसको मारेंगे। नतीजा क्या हुआ है कि पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। और जहां ये ब्रीड करते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और उससे ऊपर, वहां पर अभी इलाकों को खुश्क करके, या खुश्क कुदरती तौर पे हुए हैं, गंदम उग रही है, कपास उग रही है, इनकी जगह ही नहीं है, इनकी तादाद कम हो गई है, ये खत्म होने को दो चार हैं। और हम इधर से इसकी, हमारे यार बेली इसको खाते। अब आ जाते हैं हम ये लमढीगों पे। ये स्टॉर्क्स कहलाते हैं अंग्रेजी में, उर्दू में इसको लमढींग कहते हैं। लंबी लंबी टांगे, लंबी लंबी चोंच, लंबी लंबी गर्दन। किस लिए? ये गहरे पानी में खड़े हो जाते हैं और नीचे तक लंबी गर्दन ले जाके नीचे तक कीड़ों, वो मछली को और मेंढकियों को ये दबोच के खा जाते हैं। और जाहिर है ये माइग्रेट करके सर्दियों में आते हैं। ये अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह से इतना भारी भरकम जानवर हिमालय पहाड़ क्रॉस करके और दीगर पहाड़ क्रॉस करके लंबे लंबे सफर करके पाकिस्तान में आते हैं। ये अभी बताता हूँ अगली स्लाइड में। ये जो ममोले हैं, छोटी छोटी चिड़िया, जो अभी इलाकों के किनारे जो हैं, वहां पर घास में से कीड़े मकोड़े चुगते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, उनकी मिकदार को कम करते हैं। कीड़े मकोड़े, घास ज्यादा हो जाता है, फायदा हो जाता है। ये भी लाखों की तादाद में आते हैं पाकिस्तान में और फिर सर्दियों में चले जाते हैं। अब हम आते हैं, वो जो पहले बात बता रहे थे, ये बड़े 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 परिंदे जो हैं वो कैसे माइग्रेट करके आते हैं। तो ये जो डार कूंजों की मैंने दिखाई है, ये नीचे दो कूंजे हैं, कहते हैं ना दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए। और ये जो कूंजे हैं, ये हंस तो वही थे जो लंबी लंबी टांगों वाले थे। ये भी कूंजे जो हैं, ये भी इकट्ठी रहती हैं और इकट्ठी उड़ती है, इकट्ठी जाती है। ये कॉमन कूंज है राइट साइड को, और लेफ्ट साइड को जो है ये डुमाइसल क्रेन है। ये डारे बनाते हैं और ऊपर की जो राइट साइड की पिक्चर है, ये वी फॉर्मेशन में चल रहे हैं। क्यों भाई?
इसको जोर लगाना पड़ रहा है। इसकी परवास से यहाँ पर हवा हटती है, साइडों पे चली जाती है और वो घूम के फिर वापस इसकी तरफ आते हैं, उसको कहते हैं ड्रैग, खिंचाव। वो हवा जो वापस फिर उसकी दुम की तरफ आती है और उसके ड्रैग में ये दूसरे परिंदे जो हैं वो ग्लाइड करते हुए, एक होता है उड़ना पर मार के, एक होता है पर छोड़ के, पर साकिन करके हवाई जहाज की तरह ग्लाइड करके आ रहे हैं। तो जब ये थक जाता है तो ये पीछे हट जाता है, ये आगे आ जाता है। तो इस तरह से ये थर्मल करंट्स जो होती हैं, जो गर्म हवा की लहरें ऊपर को जाती, ऊपर को उठती हैं, वो उनके ऊपर ये चढ़ जाते हैं और चक्कर लगाने शुरू करते हैं, गोल गोल बुलंदी ले जाते हैं, कई किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं। फिर जनाब वहां पर बुलंदियों पे पहुंच के एक रुख का ग्लाइड करते हैं और कई कई किलोमीटर ये फिर निकल जाते हैं बगैर एनर्जी खत्म किए, खर्च किए हुए। इसके अलावा ये परिंदा मछली खा रहा है, ये वो है, रैप्टर है, ये शिकारी परिंदा है, इसने मछली खानी है। इसको ऑस्प्रे कहते हैं, इसको मछली मार भी कहते हैं, पंजाबी में इसको कुरल भी कहते हैं, उसके आवाज इस तरह की होती। ये परिंदा पानी की गहराई में मछली को देख लेता है और फिर वहां से बुलंदियों से नीचे पर बंद करके पानी के अंदर डाइव करता है और मछली को फिर उठा के ले जाता है और खाता है। कि क्या महारत है। और मछली भी इसके हत्थे वो चढ़ती है जो अलर्ट नहीं होती, लिहाजा पैसे मछलियां सेलेक्ट हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और जो अलर्ट मछलियां वो सेलेक्ट हो जाती हैं ब्रीड करने के लिए। अब ये है अल्लामा इकबाल का शाहीन, पर तीखे हैं इसके, रफ्तार बहुत तेज है। ये जब पर बंद करके आता है तो इसकी गोली की स्पीड हो जाती है। फाख्ता की डार जा रही हो, कबूतरों की डार जा रही हो, ये ऊपर से आता है, पीछे से नीचे को होके ऊपर को उल्टा होके परिंदे को दबोच लेता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, पलटना झपटना झपट के पलटना, ये करता है। और ये डार को पीछे से आके नीचे से जाके ऊपर से परिंदे को पकड़ के पंजे में डाल के ले जा। अब ये परिंदा जो है, उकाब जिसको कहते हैं, ये स्टेप ईगल है, हमारे यहाँ आता है, ये भी बुलंदियों पे जाता है, लेकिन ये मुर्दा खोर जानवर है, ये मुर्दार खाता है। इसकी भी चोंच उसी तरह से नुकीली है, इसकी अडेप्टेशन भी वही है, इसको भी गोश्त नोच नोच के खाना है। अब जनाब आते हैं एक और तरह की माइग्रेशन को, जो हमारे पहाड़ी इलाकों से परिंदे आ जाते हैं सर्दियों में, हिमालय के बर्ड इस्लामाबाद में, पंजाब में पहुंच जाते हैं, वादियों में पहुंच जाते हैं। वो क्यों आते हैं भाई, इतना खूबसूरत पहाड़ छोड़ के? जनाब वाला, सर्दियों में पहाड़ जो है वो बर्फ से ढप जाता है, सीड्स खत्म हो जाते हैं, बर्फ में चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, रेप्टाइल्स और चूहे वो बिलों में छुप जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, खुराक की कमी आ जाती है, सर्दी ज्यादा हो जाती है। ये कहते हैं अब चलो भाई नीचे उतरे वादी में। जब वादी में जाते हैं तो वादी अभी उसमें खुराक इनको मिल रही होती है, तो ये देखें नीचे को उतर रहे हैं, ऊपर बर्फ है, नीचे को सर्दी आ रही है, सर्दी के साथ साथ आगे आगे ये नीचे को उतर रहे हैं। और जब यहाँ मैदानों में आ जाते हैं, वादियों में आ जाते हैं, जब बाहर का मौसम होता है, स्प्रिंग जो है, उसमें एक तो परिंदों ने ब्रीड करना होता है, दूसरा गर्मी बड़ी पड़नी शुरू हो जाती है, ये ऊपर को जाते हैं पहाड़ों को, और गर्मी के साथ साथ ऊपर जाते हैं, गर्मी नीचे रह जाती है, अब बाहर ऊपर को जाती है। बाहर जाके जहां रुक जाती है, ऊपर बर्फ होती है, सर्दी होती है, वहां पर एल्पाइन जोन होती है, वहां पर नया नया घास उगा होता है, फूल पत्तियां होती हैं, खुराक होती है, इंसेक्ट वगैरह होता है, वहां पर ये अपने अंडे बच्चे देते हैं और फिर इनकी अफजाइश नस्ल हो जाती है। ये माइग्रेशन इनकी अडेप्टेशन है। अभी मैं खत्म करने वाला हूँ, ये कुछ चिड़िया मैं दिखाता हूँ। ये वुडकॉक जो है, ये चाय जैसा परिंदा है,
ये पहाड़ों पर एल्पाइन जोन से जरा नीचे जो झाड़ियां और दरख्तों की जोन है वहां पर ये नेस्ट बनाता है। और ये ऊपर पक्की बर्फ है, उसके नीचे ये मीडोज यानी एल्पाइन ग्रासेज है, चरागाहें हैं। और ये अपर टेम्परेट जोन है जहां पर मुतदल आबो हवा के में उगने वाले, ऊपर बुलंदियों पर उगने वाले दरख्त हैं। तो इनमें गर्मियों में बहार होती है। आप भी अपनी कार लेके फटाफट कागान वैली पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्दियों में लोग उफ उफ करते हैं, होते ही नहीं है। आप गर्मियों में जाके उसको एंजॉय करते हैं, समझते हैं वाह वाह भाई वाह, बड़ा मजा आ गया। ये परिंदे भी जाके इनको खूब खुराक मिलती है और ये ब्रीड करते हैं। ये एल्पाइन जोन में जो हर्ब्स उगती हैं उनमें परिंदे छुपे होते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं। और इस तरह से इनकी जो जिंदगी है वो बड़ी अच्छी गुजरती है। एक आखिरी बात आज मैं करना चाहता हूँ आपसे कि मैंने ये जो राकापोशी है इस पर और बाकी भी गिलगित के जो बर्फानी पहाड़ है उनमें देखा कि ये काले काले परिंदों की डारें हैं और ये अल्पाइन स्विफ्ट, इनकी डारें पहाड़ के, बर्फानी पहाड़ के इर्द गिर्द घूम रही होती, उड़ रही होती है। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती हैं, कभी डाइव करती हैं, कभी राइट को जाते हैं, कभी लेफ्ट को जाते हैं, सारी दिहाड़ी खेलते रहते। भाई खाते पीते कहाँ से हैं, तो और किस वक्त खाते हैं और क्या खाते हैं? यहाँ तो क्या है, हवा ही हवा है, बर्फ है, हवा है। अब ये परेशानी लगी मुझे। दूसरा, मैंने देखा कि ये अचानक किसी गायबी हुक्म के तहत एकदम से चट्टानों पे बैठ जाते। क्या हुआ कि सारे के सारे 50 60 70 परिंदा एकदम से चट्टानों पर बैठ गया, बैठे हुए हैं जनाब, घंटा घंटा 2 2 घंटे बैठे हुए। फिर एक और गायबी हुक्म आता है, एकदम से उड़ना शुरू हो जाते हैं, वही शुगर मेला शुरू हो जाता है। ये क्या माजरा है? मैंने 3 परिंदे ये वाले जो हैं इनको हासिल किया सुबह दोपहर और शाम। और जब मैंने अपनी कैंची के साथ इनकी जो खुराक की नाली है उसको खोला तो क्या देखता हूं कि वो उसमें स्पाइडर जो होते हैं, मकड़े जाले वाले, उनके लार्वे जो होते हैं उनसे भरी पड़ी है, चौक हुई है। अब समझ में आया कि ये जो जहां पर दरख्तों का इलाका है, सर्दी इतनी नहीं है, घास फूस ज्यादा है तो ठंडा ही। यहाँ पर जो स्पाइडर ब्रीड करता है, बच्चे देता है, अंडे लाखों की तादाद में, उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो घास की टिप के ऊपर, घास का जो पत्ता लंबा सा होता है उसके ऊपर के हिस्से में जाके सर नीचा कर लेते हैं, दो अपना पेट ऊपर कर लेते हैं। उसमें से एक सिल्की थ्रेड निकलता है, एक जाला निकलता है, धागा, वो हवा में लहराना शुरू हो जाता है। जो थर्मल करंट चलती है, नीचे से गर्म हवा ऊपर को उठती है, उसमें बॉयंट हो जाते हैं, मौलक हो जाते हैं, और उस हवा को जहां वो ले जाए उसके साथ चले जाते हैं। और लाखों करोड़ों की तादाद में स्पाइडर आसमानों में बुलंद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये हवा छोड़ेगी, सारी दुनिया जाले से भर जाएगी। आप सुबह कार स्टार्ट करने से पहले अपनी कार की स्क्रीन से जाला हटाएंगे, बाहर निकलेंगे, अपनी ऐनक साफ करेंगे, अपने दरवाजों को हाथ मारेंगे, जाला ही जाला, स्पाइडर ही स्पाइडर। नहीं, ऐसा नहीं होने देते। निजाम जो है हर चीज को हद में रखता है, तो उसके लिए अल्लाह मैंने ये परिंदे छोड़े हुए हैं, ये इनको काम करते हैं। और ये इकोसिस्टम निजाम अपने आप को बैलेंस रखता है, अपने ही कंपोनेंट से, अपने ही परिंदों से बैलेंस करता है। अब बात आ गई दूसरी कि चट्टानों पर क्यों बैठ जाते थे घंटा घंटा 2 2। जब खुराक की ले जाने वाली हवा बुलंद होती है, सीधी ऊपर को जा रही है, तो साइड विंड मिल जाए, एक तरफ से हवा चलती हुई मिल जाए, तो वो जो फूड का कॉलम है वो एक साइड को हट जाता है। जब वो हट गया तो ये जाके बैठ जाते हैं, खुराक नहीं है। जब वो साइड विंड खत्म हुई तो वो कॉलम फिर सीधा हुआ, तो फिर यही अपना काम शुरू करते। इस बात के बाद मैं आपके पास अगर 5 6 मिनट 10 मिनट हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्लाइड शो पसंद आया, मेरा लेक्चर पसंद आया, मैं हाजिर हूँ
बेशुमार बायोडाइवर्सिटी है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर मैं स्लाइड शो दे सकता हूँ। आप इन मैडम को बताइए और लिखिए, ये मुझे हुक्म करेंगी तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर थैंक यू वेरी मच, इतना इंटरेस्टिंग स्लाइड शो और बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मेरा पर्सनली मुझे बगलों के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये जो बलूनिंग स्पाइडर्स हैं, जिस तरह आपने समझाया कि किस तरह हर चीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी और अपने निज़ाम के हिसाब से चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो जो क्वेश्चंस हैं, एक जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद सबी अनवर ने सवाल किया है कि आप जैसे पाकिस्तान में कितने माहिरीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं, कितने क्या, बिकॉज कितने कितने हैं? माहिरीन, कितने एक्सपर्ट्स हैं या कितने माहिरीन हैं जो ऑर्निथोलॉजी में इतनी नॉलेज और इतना वो काम कर रहे देखिए, हैं, रिसर्च बात कर रहे यह है कि ये सब्जेक्ट हमारे माहौल का हिस्सा ही नहीं रहा। परिंदे जो हैं, हम एक ही सवाल करते हैं, ये परिंदा जो है क्या हलाल है? अगर हलाल है तो खा जाए इसको। इंग्लैंड में चले जाए, हर बच्चा परिंदों के नाम जानता है। हर लोग दूरबीनें लेके निकलते हैं परिंदों को वॉच करने के लिए। तो जब हमारे मुल्क में ये रिवाज था, ये परिंदे मार के खाने के काम ही आते हैं और बाकी कोई नहीं, हलाल हराम बस। उसके बाद तो और इनके जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट को लेबोरेटरी में बैठ के बहुत कम काम करना पड़ता है, उसको फील्ड में जाना पड़ता है। और उसमें हिम्मत होनी चाहिए, पहाड़ों पर चढ़े, सहराओं में जाए, उसके पास फंडिंग होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, वो ट्रैवल कर सके, गाड़ी मिल सके उसको, और वो फील्ड वर्क करे। इसलिए पाकिस्तान में चीदा 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 ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, और कई थे बेचारे, वो फौत हो चुके हैं, नए बन रहे हैं। आप बच्चों को अगर शौक हो गया तो आप भी निकल के मुशाहिदा करिए, दूरबीनें भी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। नहीं, ज़रूर, वे वेरी होपफुल कि इस तरह के जो वेबिनार्स हैं उनसे ही शायद शौक पैदा हो और इस फील्ड में और लोग आना चाहेंगे। अच्छा, सवालात तो सर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मैं कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अहमद कह रहे हैं कि वेरी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग सेशन, इट्स रियली अमेजिंग, गुड टू नो अबाउट बर्ड्स। और फिजान, आप प्लीज़ अपना सवाल पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। अच्छा, जब तक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू बर्ड्स ऑफ इस्लामाबाद। आप क्या समझती हैं कि इस्लामाबाद में जो बर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड कौन सा ऐसा रिसर्च टॉपिक, जो रिसर्च प्रॉब्लम हम करंटली देखती हैं, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है? जी, वो मेरे ख्याल में इकोलॉजिकल लिंकेजेस के ऊपर पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर में बहुत कम काम हुआ है। पाकिस्तान में मैंने इकोलॉजिकल लिंकेजेस के ऊपर काम किया है। हर परिंदा जो है, हर जानवर जो है, हर स्पाइडर, हर भेड़, हर बीटल, अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है, इसका रोल क्या है इकोसिस्टम को चलाने के लिए। इकोसिस्टम इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये चलता है। चलाने के लिए जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनका अपना अपना रोल है, और वो रोल क्या है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये मुख्तसर तो मैं यही बता सकता हूँ। बड़ा स्कोप है इसका कि ये परिंदा है क्या, इसका रोल क्या है, क्यों है। और इसको अगर खत्म कर दिया, हमने ये पौधा निकाल दिया, पक्का फर्श बना दिया, इस्लामाबाद की सड़कें बन गई, ग्रीन एरिया छोड़े उसमें, क्यों छोड़े? ताकि वहां पर पानी जो है सब साइल वाटर में चला जाए, सब साल रिजर्वायर में चला जाए। ग्रीन एरिया इसलिए छोड़े। अगर सारा इस्लामाबाद पक्का कर देते तो पानी बह के निकल जाता रई नाले में और कुएं खुश्क हो जाते। इसलिए हर चीज लिंक है किसी ना किसी चीज के साथ। जरूरत इस बात की है कि जो जो कुछ मौला ने बनाया किया, उसको आप जब एक्सप्लोर करते हैं, स्टडी करते हैं, आप मौला के नजदीक हो जाते हैं। जित गहराई में जितना भी जाऊं, पास तुझे मैं उतना ही पाऊं। ये अल्लन फकीर ने ये गाना जो सुना है, मेरे दिल में रहता है ये गाना। आप एक्सप्लोर करिए, हर चीज को देखिए, ये क्यों है, कैसे है। और हम इसके मालिक नहीं है, इकोसिस्टम के हम मालिक नहीं है, हम कंपोनेंट हैं। हमारा रोल क्या होना चाहिए? सब कुछ खा जाओ, जो नहीं हिलता, जो नहीं चलता उसको काट डालो, दरख्त काटो, परिंदे मारो, खाओ, मजे करो, और फिर उस बनिए की तरह बन जाइए। जो मारवाड़ में रहता था, उसको दिल्ली में दुकान खोल ली, तो उसने कहा मैं मारवाड़ का बनिया हूँ, मैं मारवाड़ का बनिया हूँ, दिल्ली देश में दुकान खोली, उसमें रखो आटा रखा उसमें।
बेच बेच कर सब कुछ खा गो, उसमें पड़ गया घाटो, तो आपको घाटा पड़ जाएगा। सब कुछ खा गए तो सब कुछ तबाह कर दिया, ये ना करिए, खत्म हो जाएंगे आप खुद भी। हमें चाहिए होश करें अपने इकोसिस्टम में, हर चीज का रोल उसको स्टडी करें और अपनी आदत और अपना जो अमल है उसको दुरुस्त करें। थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह आप अभी भी माशाल्लाह आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। आप उतने ही एक्टिव हैं जितने 10 साल पहले एक्टिव थे। मुझे लकीली आपके साथ चश्मा विराज थोड़ा काम करने का मौका मिला था, तब आप प्रोजेक्ट काम कर रहे थे, WWF का प्रोजेक्ट था। तो थैंक यू सो मच सर। ओके, बाप का बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का जनाब। अच्छा सर, और भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा ने सवाल पूछा है कि हम बचपन में एक कार्टून देखते थे, वुडी वुडपेकर, वो बहुत फनी तरीके से हंसता था। हेलो हेलो बेटी, मैं जी, जी। अक्सर कंप्लेंट किया करता हूँ, औरतें तेज बड़ा बोलती हैं, जरा थोड़ा सा बेटी मेरी अच्छी बेटी, जरा सा आहिस्ता बोले स्पीड अच्छा, में अच्छा, जरा। ठीक है। जी जी, हाँ जी, तो दोबारा डॉक्टर बता दीजिए। मोहम्मद, जी, जी, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा सवाल कर रहे हैं कि हम बचपन में एक कार्टून देखा करते थे, वुडी वुडपेकर वाले नाम से, जो बहुत फनी तरीके से हंसता था। तो जी क्या जी, ये पाकिस्तान में पाया जाता है, और क्या वो वाक़ई में वो इस तरह की कोई आवाज़ निकालता है या ऐसे हंसता है? अब वुड पैकर्स की बात कर रहे हैं, जी, जी। हाँ ना। वो वुड पैकर जो है वो कई किस्मों की आवाजें, कई किस्मों के वुड पैकर्स हैं हमारे मुल्क में। गोल्डन बैक वुड पैकर करके बोलता है, और कोई वुड पैकर किसी कई तरीकों से बोलते हैं, और वो बोलने का अनाउंस करना होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी टेरिटरी है, मैंने खाना पीना है यहाँ पर। या अपनी बेगम साहिबा को आवाज देता है, या बेगम साहिबा अपने मियाँ साहब को आवाज देती है कि मैं इधर हूँ। तो ये इनकी कम्युनिकेशन कई पर्पसेस के लिए होती है, ये आवाज ऐसे नहीं निकालते, इनके कई मकसद होते हैं जिसको अंडरस्टैंड करने किया जाता है। मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ आवाजें भी निकलती हैं। जी जरूर, ये एक बहुत यूजफुल परिंदा है, और इसकी कई किस्में यहाँ पाकिस्तान में मिलती हैं। सर, मोहम्मद शकील साहब पूछ रहे हैं कि वल्चर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से कमी आ रही है उनकी पॉपुलेशन में, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में वो क्यों इतनी तेज़ी से कम हो रहे हैं? वल्चर जो गिद्दें जो होती हैं, जी, जी। ये 2 3 4 किस्मों की गिद्दें हैं। एक जो है वो गोश्तखोर है, दूसरी जो है वो छिछड़े खाती हैं, तीसरी जो है वो हड्डियां पूरी की पूरी निगल जाती खाती हैं। और ये इनका रोल है, जो डेड एनिमल होता है उसको क्विकली कंज्यूम कर जाए बहुत जल्दी से, ताकि बीमारी ना फैले। अब हुआ ये है कि लाइव स्टॉक जो होता है, गाय भैंसे जब मरती हैं, कैसे मरती हैं, उनको कोई बीमारी आती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें डॉक्टर उनको वो जैसे हम या डिस्प्रिन या एस्पिरिन खाते, इसी टाइप की एक डेक्लोफेनाक एक दवाई है वो देते हैं। उससे मरीज तो ठीक हो जाता है, गाय भैंस ठीक हो जाती, लेकिन कई मर जाती। तो वो जब मर जाती हैं तो उनका गोश्त जब व्हाइट बैक वल्चर या वो दूसरी वल्चर जो है क्या, सिनेरियस वल्चर वगैरह, ये खाती हैं, तो उनका गोश्त जो है वो टॉक्सिक है। उस वो डेक्लोफेनाक जो है वो वल्चर के लिए टॉक्सिक है, वो मरती हैं। अब जब वल्चर मरती हैं तो क्या होता है कि 2 वजूहात से ये कमी आ रही है। एक तो ये दवाई का इस्तेमाल जो है, भले इन्होंने हुकूमत ने इसका बैन कर दिया हुआ डेक्लोफेनाक को, लेकिन वेटनरी शॉप पे ये अभी भी अवेलेबल है और लोग लगाते हैं। अब जब गाय भैंस पड़ी हुई है और वल्चर नहीं है, तो क्या करते हैं, 2 बातें हो जाती हैं। एक तो ये कि वो जो कसाई होते हैं, उनको वड कसाई कहते हैं, वो उसकी खाल उतार के बेच लेते हैं। अब तो गोश्त उतार के हड्डियां भी वो इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में। और कोई लोग कहते हैं कि इनका गोश्त भी ताज़ा ताज़ा अगर हो तो वो चिकन फीड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो और अगर ये वल्चर्स उनको ना ख़त्म करें तो वो फूल जाते हैं, और फूल के उनमें बदबू आती है, और फटते हैं, बदबू आती है, उस पर जो ब्लू बॉटल्स और दीगर मक्खियाँ वगैरह आती हैं, वो उसकी बीमारी फैलाती हैं। कई लंबी बात हो जाती है, कई तरीके से वो बीमारी फैलती है।
ये हर परिंदा अपने इकोसिस्टम में यूजफुल है। और जो मैंने बात की कि हड्डियां तो खा जाने वाली वल्चर हैं, जो जो बियर्डेड वल्चर है पहाड़ों में और बलूचिस्तान में मिलती है, ये हड्डी को उठा के, पूरी हड्डी ना निकल सके तो उसको उठा के बुलंदियों पर ले जाती है और पथरीली जमीन के ऊपर फेंकती है। हड्डी टूटती है तो उसके बड़े बड़े चिप्स जो वो निकल जाती है। और इसके अंदर एक सलाहियत है, केमिकल ऐसे हैं कि हड्डी में से उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो उसको अखज़ करती है और इसकी बीट बिल्कुल सफ़ेद, वो कैल्शियम जो निकलता है हड्डी का वो निकलती है। इसी तरह से जो चिचड़े खाने वाली है, जिसको इजिप्शियन वल्चर कहते हैं, वो जब गोश्त खाने वाली वल्चर हट जाती हैं तो वो उसके चिचड़े भी उतार लेती है। यानी अल्लाह ताला ने तो आपके निज़ाम साफ करने के लिए बहुत कुछ दे दिया था, इंसान ने क्या किया है कि छोड़ना नहीं है इसको। अब जब फूड ही ना मिलेगी, कसाई आके खाल उतार के ले जाएगा और मुर्गियों की फूड के लिए गोश्त चला जाएगा, हड्डियां ले जाएंगे केमिकल्स बनाने के लिए, तो वल्चर भूखी मरेगी। ये एक अनदर इकोलॉजिकल कॉज है। एक और कॉज ये है कि जब गुर्बत होती है तो बकरियां ज्यादा पालते हैं। जब बकरियां ज्यादा होती हैं सहरा में तो वो खाने पीने का जो घास होता है वो चढ़ जाता है। जब घास चढ़ जाता है तो गडरिया क्या करता है, दरख्तों की टहनियां अपनी ढांगी के साथ काट काट के नीचे फेंकता है और वो नीचे बकरियां उसके पत्ते खा जाती हैं और उसकी माँ या बहन आके वो ईंधन के तौर पे उनको उठा के ले जाते हैं। अब वो टुंड मुंड दरख्त है, उसके ऊपर वल्चर घोंसला नहीं बना सकती, तो क्या करती हैं, जो हाई टेंशन खंबे होते हैं वह उनके अंदर घोंसला बना लेती हैं। मरता क्या ना करता वाली बात है। तो पाकिस्तान में जब इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस ही नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए तो ये फिर ब्रीड इधर नहीं करती है, वो ऐसे इलाकों में ब्रीड करती है। इंडिया चली जाती हैं बाउंड्री के परली तरफ। राजस्थान में ये जो बेशुमार जो गाय फिरती हैं, जो सेक्रेड काऊ होती हैं, जिनको मारते नहीं है, हलाल भी नहीं करते, तो वो वहां पर फिर रही होती हैं, वो मरती भी हैं और वहां पर उनको इलाज भी कोई नहीं कर रहा होता। तो वो वहां पर वल्चर में तादाद है अभी, और वहां के ऑफ कोर्स वही प्रॉब्लम्स है, ब्रीडिंग एरिया कम हो गए। तो कई रीजंस हैं, इसीलिए कहते हैं कि इनकी इकोलॉजी को स्टडी करें, ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है और कौन कौन सी चीज में कमी आ रही है जो इस अपना नेगेटिव इम्पैक्ट इन पर देती है। और जब इनके पे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो ह्यूमंस के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इनका। तो ये स्टडी बड़ी जरूरी है, रिसर्च बहुत जरूरी है। इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आए हमने किए हैं IUCN के साथ मिलके, और बड़ा स्कोप है रिसर्च का, फील्ड में जाना पड़ता है भाई। सर फवाद आलम साहब पूछ रहे हैं कि आपके नज़दीक जो चिड़ियों को घरों में पालने का अमल, मतलब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं जी, कि घरों में जी घरों में परिंदे पालने आपके नज़दीक कैसा अमल है? क्या परिंदों को आज़ाद होना चाहिए या घरों में भी पाल सकते हैं? देखें, अब इंसान को हमाखोर अल्लाह ताला ने बनाया है। हमाखोर का मतलब है सब कुछ खा जाना, सब्जी भी खा जानी, गोश्त भी खा जाना। कब से गोश्त खाना शुरू किया वो अलग बातें हैं। कब से पालतू जानवर रखने शुरू किए दूध पीने के लिए, ये भी बहुत पुरानी बात है। कब से मुर्गियां पालनी शुरू की अंडे लेने के लिए, दूर की बात है। अब तो जनाब बटेर फार्म्स हैं आपके, वो जो पॉट्रिज फार्म्स हैं, और इसी तरह से ऑर्नामेंटल मोर हैं लोगों ने रखे हुए, फेजेंट्स रखे हुए हैं, और वो कैप्टिव ब्रीडिंग कहलाते हैं। उनको पाला जाता है, रखा जाता है, और बाज़ औक़ात जंगल में ख़त्म हो जाए तो उनको वाइल्ड में रिलीज भी किया जाता है। इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सुकून मिलता है मोर को देख के, खूबसूरत फेजेंट्स को देख के, आपका ज़हन को सुकून मिलेगा तो वो तंदुरुस्त होता है। किसी भी चीज़ से सुकून मिले ज़हन को, वो तंदुरुस्त होता है। तो इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग जो है वो अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये ना करें कि जंगल में से जाके जाल डाल के पकड़ लाए, वहां खत्म हो जाए, आपके घर में हो मौजूद हो, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। और कोई बात? सर सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ इम्पोर्टेंट वाले आपसे पूछ लूँ। एक सुभान तारिक साहब पूछ रहे हैं कि
आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और आपकी जर्नी और एजुकेशन और इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हम सबको बता सकें। यार ना ही पूछो तो अच्छा है, मैंने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी हुई है, मुश्किल जिंदगी मैंने गुजारी हुई है, और मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है। मैं बचपन ही से पर इकट्ठे करता था, फूल प्रेस करता था, और मुझे नेचर का शौक होता। ना मैं हॉकी खेलता था, ना फुटबॉल खेलता था, दरख्तों में चढ़ के घोंसलों में से अंडों के रंग देखता था, किस जानवर का कौन से रंग का अंडा होता है, कितने अंडे होते हैं, फिर उनके में से एक या दो अंडे ले आके नीचे उनमें थोड़ा सा सुराख करके पानी मार के उनको साफ कर लेता था। उसके ऊपर जिस जानवर का अंडा है उसका नाम लिख ले देता था। तो मैंने अपने घर में छोटा सा म्यूजियम बना लिया। और फिर मैंने धीरे धीरे करके जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैं परिंदे स्टफ करने लगा, जानवर स्टफ करने लगा, कलेक्शन करने लगा। मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरी फीस माफ कर दी। मुझे कॉलेज में कुछ जानवर दे देता था तो हर महीने मुझे पैसे बच जाते थे। फिर दुकानदार आ गए साइंटिफिक स्टोर वाले मुझसे चीजें लेने के लिए, तो मैंने फिर जेब में बस का पास बनाया, कोई पतलून खरीद ली, कोई बहन के लिए चूड़ियां ले आया, मेरे पास जेब में पैसे हुआ करते थे। इस तरह से तो मेरा ध्यान, जब आपने कोई चीज बेचनी उसका नाम भी तो रखना होता है, तो उसके लिए मुझे लिटरेचर पढ़ना पड़ता था। तो इस तरह से जब मैंने लिटरेचर कंसल्ट करना शुरू किया, परिंदों की आइडेंटिफिकेशन और जानवरों की और स्पेसिमेंस की, और जब मैं कराची समुद्र से के किनारे से जानवर लाता था या फिश हार्बर से मछलियां लाता था, लिटरेचर ढूंढ से उसके नाम ढूंढता था, तो मैं कुछ नॉलेजेबल हो गया कि ये कौन कौन सा जानवर किस किस से इलाके में मिलता है, और किस वक्त लेना है, किस वक्त मारना है, किस वक्त कलेक्ट करना है, कैसे करना है, क्या हैबिटेट है, ये सारी अकल आती गई। तो फिर उसके बाद जब नौकरियों का जमाना आया तो मैंने compete करना शुरू किया कामयाबी के साथ। जितनी भी नौकरियां की हैं मैंने compete करके की हैं, और अल्लाह का शुक्र है इज्जतदार जिंदगी गुजारी है। लेकिन एक चीज मैंने देखी, दो तीन चीजें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। एक तो वैनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आजिज इंसान रहा हमेशा से, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं और सीखूं। मैं यहाँ तक कि एक दफा घड़े में सांप डाल के ले गया, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज में ले गया, और मैंने प्रोफेसरों के सामने उसका ढकना खोला और उसमें उन्होंने देखा सांप है, तो वो उन्होंने कहा बंद करो बंद करो बंद करो। यानी मैं मिन्नतें करता फिरता था कि ये कौन सा सांप है, कैसे है। फिर मैंने इसका जब लिटरेचर स्टडी किया तो मुझे पता लगा पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, और कौन सा सांप एग्रेसिव होता है, कौन सा ये दुबुई सांप जिसको कहते हैं, लोग बड़े डरते हैं जी, चांद पे चांद काट, बाबा उसका मुंह खोलो जोर से तो वो तब भी नहीं खोलती, वो नहीं काटती, वो हार्मलेस है, वो अच्छी है। तो मैंने जब ये बातें हुई तो हमने जेब में सांप डाल के कॉलेज ले जाना, दूसरे लड़कों के ऊपर वो फेंक के उनको डराना, ये शरारतें हम करते थे। तो बात ये है कि मेरी जिंदगी इस तरह से गुजरी। और जब मैंने मेहनत बात की, तो जब मैं क्यूरेटर था जूलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो हाथी मर गया लाहौर जू में, मारा गया उसको। तो मैंने जाके भाग दौड़ करके उसका चार्ज लिया, और उसके पीसेस जो बाहर काट काट के जूलॉजी डिपार्टमेंट में लाता था, और उनको साफ करके धो धा के बॉयल करके म्यूजियम की छत के ऊपर रखा, और 36 घंटे बाद घर गया खाने पीने के लिए, मुंह धोने के लिए। तो आके जब मैं सो सा के वापस आया तो अपने कलीग को बताया कि मैंने इतना मेहनत करके ये यहाँ हाथी ले आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार तूने लेक्चरर का लेक्चरर रहना है, मेहनत क्यों करते हो। उस पर मैंने उनसे कहा मेरा ये रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं एलिजिबल हो सकता हूँ इज्जत का अगर मैं काम करूं, इसलिए मैं काम करता हूं, मुझे परवाह ही नहीं है। मौला की मर्जी है मुझे लेक्चरर रहने दे, मौला की मर्जी है मुझे वाइस चांसलर बना दे। ये मेरा हमेशा से होता है। काम के साथ अपने रिज़्क को ना कंपेयर करे कि मैं काम इतना करता हूँ और जनाब मुझे तनख्वाह इतनी मिलती। नो नो, राज़िक अल्लाह है, काम करो। पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया दुनिया भर से? काम चोर हैं हम। अगर हम हार्ड वर्किंग करें तो आपकी कौम ऐसी है जो एटम बम बना के तैयार हो जाती है एकदम से। उसी कौम के आपने टेक्नीशियंस को और इंजीनियर से मिसाइल बनवाए और अपना डिफेंस मजबूत किया है, अपनी अपनी एग्रीकल्चर इंप्रूव की है। इस कौम से काम लो, काम लेने वाला कोई नहीं है, बहुत कम है। खुद ऑटोमेटिकली भी चलने वाले बहुत कम है सही।
तो ये जनाब बातें हैं मेरे बारे में। मैं 85 साल से ज्यादा उम्र का हूँ, तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ। सर अगर आप इजाज़त दें तो जो हमारे साथ डॉक्टर मंजूर सुमरू हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकोसैफ, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी हुक्म। जी जी प्लीज़ डॉक्टर मंजूर साहब आप अनम्यूट करके। थैंक यू मोहसिना। और मैं बेसिकली डॉक्टर जेड.बी. मिर्जा को कांग्रेचुलेट करना चाह रहा था। शुक्रिया उनका कि डॉक्टर साहब आप ने ये शेयर किया आपका जो एक्सपीरियंस है, और आपसे पूछा जा रहा था कि आपकी तरह का कोई और है, तो आप तो मॉडेस्ट रहे, लेकिन मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि इस तरह का ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड्स का एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। देयर आर पीपल जो पढ़ाते भी हैं, और एक और मिर्जा साहब होते थे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो कम्युनिटी के लिए है और पब्लिक में जाके इस तरह करना मेरे नॉलेज में कोई भी नहीं है। बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान अर्लियर ऑन, आई थिंक वो कोई रॉबर्ट साहब थे, उन्होंने कुछ किया था। तो उस लिहाज से तो मेरे नज़र में डॉक्टर साहब से बेहतर कोई नहीं है जो ले पर्सन्स की लैंग्वेज में आपको सिखाए समझाए कि हमारे पास क्या-क्या परिंदे हैं और उनका, और वेरी ब्यूटीफुली ही एक्सप्लेन के इकोसिस्टम में उनका क्या रोल है, क्योंकि हम सारे इंटरडिपेंडेंट हैं। और इसी सर्विसेज के हवाले से फिर वो जो एक यूएन सपोर्टेड प्लेटफॉर्म बना है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे मेरा एक ये है कि जो पेस्टिसाइड यूज है क्रॉप्स में, उसका किस हद तक नुकसान है परिंदों को? और मेरा ख्याल है वल्चर्स में भी कुछ स्टडीज हुई हैं कि वल्चर्स या तो एनिमल्स को जो इंजेक्शन लगाई जाती हैं वो जाके जब वो मरते हैं और वल्चर्स खाती हैं उनको, तो उससे नुकसान होता है, या क्रॉप्स में जो स्प्रे होता है, इस पे थोड़ी सी अगर आप रोशनी डाल सकें तो आई बी ग्रेटफुल। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत साल गुजरे, मैं आज़ाद कश्मीर में अपनी गाड़ी पे जा रहा था, तो क्या देखता हूँ, चकार के पास जो जगह है, वो पहाड़ के ऊपर स्कूलों के बच्चे जो पीले पीले कपड़े पहने होते हैं सरकारी स्कूलों के, वो डालडे के डब्बे पकड़े हुए हैं और कोई चीज इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने समझा कि ये मशरूम इकट्ठे कर रहे होंगे, इनसे खरीदते हैं जाके, मशरूम सस्ती मिल जाएगी और फिर खाएंगे। तो जब मैंने देखा तो उन्होंने सुंडियां इकट्ठी कर रहे थे। मैंने कहा भाई सुंडियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? तो कहने लगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 80s की या 90s की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो 50 रुपए किलो हमसे सुंडियां खरीद रहा है। तो मैं थोड़ा सा अलर्ट हुआ। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीएफओ मेरा दोस्त था, मैं गया, मैंने कहा यार ये सुंडियां क्यों खरीदते हो, क्या हुआ है? कहता सर ये इस मौसम में, बाहर के मौसम में, माइग्रेटरी बर्ड जो मैदानों में चले गए थे वो आया करते वापस और आके इन सुंडियों को कंज्यूम करते हैं। अब इस दफा सुंडियां इतनी ज्यादा हैं कि जितने एप्पल ट्रीज हैं वो खत्म किए और ब्रॉड लीव को ये खत्म कर रही हैं। तो हमने सोचा कि परिंदों का जो रोल है वो हम अदा करें, इनको खरीदें, और स्कूलों के बच्चों को छुट्टी दी गई इसलिए कि वो परिंदे, वो सुंडियां इकट्ठी करें। तो मैं समझ गया कि जब वो सर्दियों में परिंदे मैदानों में गए थे तो फसलों पर जो स्प्रे था उससे जो मरे हुए कीड़े मकोड़े थे वो जहर आलूद, वो जहर इनके अंदर गया, वो मरे। वहां पर हम हमारी स्प्रे से जो परिंदे मरते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाके पहाड़ों पर पड़ा कि वहां पर वो कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, वो पेस्ट कंट्रोल है ही नहीं, हो सका ही नहीं है। परिंदे बड़ा रोल अदा करते हैं। और ये जो स्प्रे वगैरह करते हैं, ये स्प्रे तो चलो अपनी जगह पर है। अब आप देखिए कि लाहौर का गंदा पानी, जहर आलूद पानी, टॉक्सिक वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, देग नाले का भी और सारा, उससे आप लाहौर जाते हैं तो नाक के ऊपर कपड़ा रख के रावी का पुल क्रॉस करते हैं और वहां पर टॉक्सिक वेस्ट वाटर जब बल्लो की पहुंचता है तो उसमें भले
बल्लो की वो जो है कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल का पानी आ जाता, डाइल्यूट हो जाता, फिर भी उसकी नहरें जो निकलती है बल्लो की सुलेमान की लिंक कैनाल और लोअर बारी लिंक कैनाल, उसको देखें, उसके ऊपर झाग जा रही होती है। वो इतना बू वाला टॉक्सिक वाटर है कि आप बल्लो की हेडवर्क पे एक नलका है मुसाफिरों के पानी पीने की, उन्होंने लगाया हुआ हैंड पंप। जब उसमें अगर आप हाथ धो बैठे तो सारी दिहाड़ी लक्स का इस्तेमाल कर करके अपना हाथ साबुन से धोए, बू नहीं जाती है। इतना वो जहर आलूद पानी सुलेमान की के सतलुज के कैनाल सिस्टम में जाता है, हमें पता ही नहीं या एहसास ही नहीं कि चोलिस्तान डेजर्ट के लोग जो हैं वो नहर का पानी पीते हैं। फिर इसके अलावा फसलों में जाता है वही पानी। आपके वो मैंगोज जो यूरोप में बिकते हैं, और शुक्र करें आपका ये लोगों यूरोप के लोगों को पता नहीं चला, या मिडिल ईस्ट में बिकते हैं मैंगोज, वो इरिगेटेड है इस टॉक्सिक वेस्ट वाटर के ऊपर। तो उनको पता लग गया ना कि पाकिस्तान का जो मैंगो है जो गोल्ड कमा रहा है वो जहर वालूद पानी पर उगा हुआ है। उनको पता है कि जो टॉक्सिन्स हैं ये ट्रेवल करते हैं। इसी तरह से आपका बनोला, आपकी कपास, आपके जो जितने जो डेयरी फूड है ये सब कुछ और ग्रेन, ये सारे टॉक्सिक इरिगेटेड वाटर पे आपकी हुकूमत क्या कर रही है? वो इंडस्ट्री वाले जब ईपीएफ से जाके एनओसी लेते हैं उसमें तो बताते हैं कि हम ट्रीट करके पानी जो है उसको छोड़ेंगे, उसके बाद कौन परवाह करता है? 4 पैसे किसी की जेब में डाले और काम चला लिया। ये एहसास, ये हकीकत कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे, हम यंग लोग बताएंगे, साइंटिस्ट बताएंगे, और इनका पब्लिसिटी इतने ही करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत मजबूर हो जाए कि इन कारखानों को बंद करो या पानी को ट्रीट करके नेचुरल वाटर में डालें, नहीं तो नहीं डाल सकते। तो सर स्प्रेज जाहिर है, स्प्रेज से मुल्तान डिवीजन में पीआरसी रिसर्च के मुताबिक केचुआ खत्म है एग्रीकल्चर एरिया में, जो नेचुरल फर्टिलिटी लाता है जमीन की, वो इन टॉक्सिन्स की वजह से खत्म है, स्प्रेज की वजह से खत्म है। क्या क्या करेंगे आप? रोज दिन दिहाड़ी ये बिगड़ती जाती है सिचुएशन, और साइंटिस्ट जो बेचारे लगे हुए उनकी आवाज ही नहीं। कौन सी खबरें आती हैं टीवी पे? उसने मोबाइल चुरा लिया, उसने कत्ल कर दिया, वहां एक्सीडेंट हो गया। कभी साइंटिस्ट को बुला के घंटा आधा घंटा बच्चों के लिए उससे गुफ्तगू क्यों नहीं कराते, ताकि उनको भी अकल आए? साइंटिस्ट हमारे पास बहुत मौजूद हैं, वो बेचारे क्या करें? वो काम करके बैठ जाते हैं, कोई उनकी सुनता नहीं है, माइनॉरिटी में है। तो ये सर हमारी एक इशू है जिसको आप भी अपने इन्फ्लुएंस से, और नौजवान और जो भी वेल टू डू लोग हैं वो इसको कौमी फरीजा समझ के इसको हाईलाइट करें। कम से कम कुछ घंटे अपने साइंटिस्ट को और अदीबों को, नॉट ओनली प्रेस मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बिठाएं, उनसे सवाल करें, इश्यूज दिखाएं उनको, आपको हल बताएंगे। और हम क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो गोरा बुला लेते हैं बाहर से, कहते हैं कि जो गोरा है वो एक्सपर्ट होता है। क्योंकि इसलिए एक्सपर्ट होता है, मेरा मालिक कहता है मियाँ जी ये गोरे इसलिए एक्सपर्ट होते हैं कि इनके बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अरे भाई, जो काला हमारे बाप का साला जो गोरा है वो एक्सपर्ट है, ये कैसे हो सकता है? आप अपने एक्सपर्ट प्रोड्यूस करिए, हम खुद एक्सपर्ट हैं, अपने एक्सपर्ट प्रोड्यूस करिए, बी प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आपका भी। सर आपने जो जो बातें की, आई थिंक बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है कि साइंस की अवेयरनेस पैदा की जाए। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, ये जो वेबिनार है ये भी एक हमारी एक छोटी सी आप काविश समझ लें कि इसी सिलसिले में हमने की है। तो और यकीन करें जितने सवालात आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे सबको सॉरी भी कहना चाहूँगी कि टाइम की वजह से हम सब नहीं ले सकते, तो हमें ज़रूर मेरे ख्याल है कि एक पूरी सीरीज़ इसकी करनी पड़ेगी कि जो आपकी नॉलेज है और जितने लोग आपके बारे में जितनी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस और पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें और इसके सेशंस करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी, जो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी हम लोग तकरीबन 23 सालों से जाहिद से यही कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिस्ट और जो साइंस में लोग काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ जो है वो कॉमन ले पर्सन या पब्लिक तक पहुँचाई जाए। तो ये भी वेबिनार जो है वो हमारी इसी कोशिश का एक हिस्सा है।
तो यहाँ पे मैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, उनको भी इनवाइट करूँगी, वो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका सबसे पहले तो ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरफ से और तमाम हमारे मेंबरान की तरफ से, हमारे सरबराहान की तरफ से मैं उनके बिहाफ पे आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक़्त ज़ाती तौर पर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो ख़ज़ाना इस कौम के बच्चों के साथ और यूथ के साथ शेयर किया है, इसमें छोटे बच्चों से लेकर रिसर्चर्स तक के सबके लिए मवाद मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला ये आने वाली नस्लों के लिए जो है एक माइन की तरह काम करेगा जिसमें लोग इंस्पायर होंगे और इसकी मदद से साइंस के हवाले से अपना नज़रिया और रवैया ख़ास तौर पर परिंदों के हवाले से जो है उसको नए सिरे से जो है वो कायम करेंगे। मैं थोड़ा सा एक सवाल छोटा सा है लेकिन उससे पहले मैं ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में साइंस के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें आपने लाहौर साइंस मेला के बारे में सुना होगा, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को और उनकी मदद से साइंस मॉडल और एक्सपेरिमेंटल साइंस की मदद से कोशिश करते हैं कि तालिब इल्मों के अंदर साइंस का जो शऊर है वो किताबों से साइंस को निकाल कर उनके हाथों में दिया जाए ताकि वो उससे जो है वो इंस्पायर होएं और उससे उस साइंस को एक जिंदा जीती जागती शय के तौर पर महसूस कर सकें। और बेशुमार काविशें जिनमें ये वेबिनार भी शामिल है और मैं इस वक्त कंप्लीटली इमोशनल हूँ आपकी बातें सुनकर और मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस कीमती वक्त की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परिंदों के हवाले से और इनकी अहमियत और खूबसूरती के हवाले से जो है वो इंस्पायर होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हम सब लोगों की तरफ से। और यकीनन वक्त बहुत महदूद है इसलिए मैं बहुत जल्दी से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, वो मेरे दिल में चल रहा है कि शहरी इलाकों में जो परिंदे होते हैं खास तौर पर जो यहाँ पर चील गोश्त खिलाने का रिवाज है सदके के तौर पर, तो उसकी वजह से उन चीलों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, तो उसका असर इन शहर के रहने वाले परिंदों पर क्या होता है? काइंडली इसके ऊपर थोड़ा सा हमें रोशनी डालिए। और आपका एक बार फिर मेरी तरफ से और ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अपना खादम समझिए और कीमती वक्त का आपने बात की। मेरी वक्त की कीमत यही है कि मैं किसी को मैसेज दे सकूं, किसी जो अपनी जो जूनियर्स हैं उनको बता सकूं, यही मेरी वक्त की कीमत है। और मैं खादिम हूं, मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं रेगुलरली आपको खिदमत के लिए हाजिर हूँ। दूसरी बात हुई कि ये चीलें क्यों ज्यादा हैं, क्योंकि हम बड़े तहम प्रस्त लोग हैं। हम कहते हैं हमारे ऊपर एक बला बैठी हुई है, उस बला को निकालने के लिए गोश्त 7 दफा चक्कर लगा के सर के ऊपर से गोश्त को दरिया में फेंकते हैं तो चीलें उसको खा जाती हैं। और हम कैसे मुसलमान हैं, हमें पता ही नहीं कि ये तो हम परस्ती है, ये गलत बात है। और फिर उसकी वजह से ये जाहिल कौम, जाहिलियत की वजह से लोगों को समझाना चाहिए और हुकूमत को भी, पुलिस को कहे कि उनको रोके पकड़े कि नहीं ये काम नहीं करना है। और इनके लेक्चर दिए जाए मस्जिदों में भी कि ये इस तरह की हरकतें गैर इस्लामी हैं, इनको बंद करें, मुसलमान ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। तो पहली चीज तो ये है, पॉपुलेशन दायरा बढ़नी है और पॉपुलेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट जो होते हैं वो कई चीजों पर होते हैं। फर्ज कीजिए अब हम गंदे इसलिए हैं, कौवे इसलिए हैं यहाँ पर, चीले इसलिए हैं कि हम गंदे हैं, हम गंद डालते हैं। ये हमारी ये वो हैं जमादार हैं, सफाई वाले हैं। ये अगर हम अपने घर से आप अपनी जमादारनी को निकाल दें तो या तो आपका घर कूड़े से भर जाएगा या आपको रोजाना खुद साफ करना पड़ेगा। हम अपने शहर में से ये कुत्ते, कौवे, चीले, ऐसी चीजें इसलिए हैं कि हम गंदे हैं, हमारी फितरत में गंद है, हम गंद फेंकते हैं। हम अपने घर के से गंद निकाल के गली में फेंकते हैं। हम पजेरो गाड़ी, जो लैंड क्रूजर गाड़ी में से गंद बाहर फेंकते हैं, इसलिए कि हम ओन नहीं करते कि ये मेरा ही घर है, ये पाकिस्तान मेरा है, इसको मैंने गंदा नहीं करना, जो गंदा करे उसके साथ मैंने बहसना है। तो ये है जनाब। इसलिए इनके ऊपर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, इनके अंदर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके लाइफ साइकिल होते हैं, उनमें कई होस्ट होते हैं। तो यूं इनके जो लिंकेजेस हैं वो तो भयानक भी हैं, अच्छे भी हैं। तो अच्छे लिंक ये हैं कि हम गंदे हैं
हम वो हमारे वो उसको ये सफाई कर जाते हैं। हमें ऐसा कोई परिंदा नहीं मिला जो हमारी जुएं भी निकाले यहाँ से सर में से। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। सर और अगर आपने जो भी शेड्यूल बनाए कि ये रेगुलर करना है, नहीं करना है, कब करना है, कितनी देर का करना है, ये काइंडली आप फिर मुझे कम्युनिकेट, मैं अपना जो शेड्यूल है उसमें इसको डालूंगा, क्योंकि मैं घड़ी का गुलाम हूँ और टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। हम कोरोना वायरस की वजह से लाहौर साइंस मेला नहीं करवा सके, लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जैसे हालात बेहतर होते हैं इंशाल्लाह ताला एक बार फिर पूरी उसी शान के साथ लाहौर साइंस मेला को, लाहौर में जिसको लास्ट टाइम 30,000 खानदानों ने, बच्चों ने जो है वो एक्सपीरियंस किया था वहां पर आकर, हम उसको एक बार फिर जो है वो दोबारा शामिल करें। और मुझे पूरा यकीन है इस दफा उसमें बर्ड्स का बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। तो सर हमारी तरफ से आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम के लिए। और बाकी सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोफेसर साहब से थोड़ा और उनका वक्त लेके इनका आंसर उनसे ले सकें, और फिर हम आपको वील राइट टू यू इन द कमेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच सबके लिए जो इसका हिस्सा बने। और दोबारा प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और इंशाल्लाह ज़रूर हम इसको एक सीरीज़ में तब्दील करेंगे जल्द। मेरा शुक्रिया और मेरा बहुत बहुत सलाम सुमरो साहब को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी रिक्वेस्ट पे अपना वक्त दिया और बहुत अच्छा हुआ। आई एम श्योर सभी ने अप्रिशिएट भी किया है। तो मोहसना कीप इट अप। मुस्तफा साहब, जहाँ पे मेरी हेल्प की जरूरत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मंजूर साहब। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। Thank you everyone. Allah Hafiz everyone. Thank you very much.